नमस्ते बच्चों। तो फाइनली हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, आई होप रोज की तरह मैं वही चीज बोलूंगा, आप लोग पढ़ रहे होगे। और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि आज हो गया है 31 जुलाई। 31 जुलाई, अब यहाँ से 2 महीने मुश्किल से अगस्त और सितंबर, और उसके बाद 15 दिन, यानी टोटल 75 डेज का आपका टारगेट। अब देखते हैं आप लोग कैसे पूरा करोगे। फाइनली जो लास्ट क्लास में हमने किया था, मूल कर्तव्य वगैरह, राष्ट्रपति वगैरह सब हमने कर लिया था। राष्ट्रपति के कुछ कर्तव्यों को हमने पढ़ा था कि उनका चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव के बाद उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, और उनकी शपथ कैसे होती है, ये सारी चीजें हमने कर ली थी। साथ ही साथ उनकी जो शक्तियां हैं वो कैसी है वो भी हमने कर ली थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा उसी से हम आगे बढ़ेंगे, अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और क्लास को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति को संसद में हमने देखा कि किस किस तरह की शक्तियां मिली हुई हैं, और उन शक्तियों का वो उपयोग अपने हिसाब से किस प्रकार से करता है। ठीक है, अब आज का जो हमारा क्लास होगा वो राष्ट्रपति के बारे में ही होगा कि राष्ट्रपति जो है वो और किस तरह की अन्य शक्तियां को धारण करता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है, उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करना है या शांति स्थापित करनी है, ये सारी शक्तियां उसके पास है। यह शक्ति वास्तविक शक्ति न होकर सिर्फ औपचारिक शक्ति है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के हिसाब से ही इसको यूज करेगा, और यह है आर्टिकल 74 का ए। ठीक है, यानी आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, पर ये शक्ति का उपयोग अगर वो करना चाहता है युद्ध या फिर बाकी सारी चीजों में, तो मंत्री परिषद की सलाहता से ही वो करेगा। इसके बाद राजनीतिक और कूटनीतिक शक्तियां हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास शुरू होगा वो होगा वित्तीय शक्तियां से। सॉरी, मैं थोड़ा पीछे वाले क्लास पे चला गया था, मुझे लगा था कि वो नहीं हुआ था, बट वो हमने कर लिया था। आज की जो कहानी स्टार्ट होगी वो है वित्तीय शक्तियां, कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां मिली हुई हैं। चलिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। यानी जो हम लोग अगस्त में फरवरी में जो केंद्रीय बजट देखते हैं ना, वो भी काम किसके हेल्प से होता है, तो राष्ट्रपति की हेल्प से होता है। साथ ही साथ अगर कोई अनुदान होए या अनुदान की कोई सिफारिश कोई करता है, तो इसकी अनुमति के बिना कोई सिफारिश नहीं किया जा सकता है कि हमको अनुदान चाहिए या फिर किसी को अनुदान देना है। इन सारी चीजों पर कौन सिफारिश करेगा, तो राष्ट्रपति। और वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अन्य उद्देश्य हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। मान के चलो कुछ इमरजेंसी आ गया, तो भारत की एक इमरजेंसी निधि होती है, आकस्मिक निधि, वहां से फंड की जरूरत हो गई। ठीक है, तो उस फंड को रिलीज कराने के लिए या उस फंड को लेने के लिए भी तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और वह राज्य और केंद्र के मध्य जो है करों का बंटवारा भी करता है, राजस्व का बंटवारा भी करता है, और प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। और ये जो वित्त आयोग है ये पर ईयर स्टेट और सेंट्रल से कितना पैसा आ जा रहा है, इन सारी चीजों को देखती है। ठीक है, याद रखना। न्यायिक शक्तियां, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन अक्सर बना करते हैं। ठीक है, कि न्यायिक, अच्छा एक चीज बताओ, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल जो है हाई कोर्ट और उसके नीचे का कोर्ट, इन सारे के होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि राष्ट्रपति को भी न्यायिक शक्तियां दी गई हैं? कभी सोचना इस चीज को। ठीक है, चलो, अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी नियुक्ति वही करता है।
यानी सिंपल एक लाइन में बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इसको अधिकार दिया गया है, पहला। दूसरा कि राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह मानना न मानना इसके विवेक पर होगा। यानी अगर जरूरत पड़ा किसी चीज पर तो राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या ले सकता है, राय ले सकता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उस राय को मानना न मानना किसकी विवेक पर है, तो हमारे राष्ट्रपति के विवेक पर है कि वो उसको मानना चाहते हैं कि नहीं मानना चाहते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दोषी सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति को दंड के करने या माफ करने की शक्ति 3 मामलों में प्राप्त है। यानी हमारे राष्ट्रपति को यह भी शक्ति दिया हुआ है कि वो किसको माफ कर सकता है और किसको माफ नहीं कर सकता है, चाहे तो ये उसकी सजा को कम भी कर सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो 3 ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जब ये कर सकता है। तो पहला, यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है तब। दूसरा, यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यानी कि ऐसा मामला जो पूरी तरह से सिविल हो, कोई ज्यादा ऑफेंसिव ना हो उसमें। ठीक है। दूसरा, ऐसे सभी मामलों में जिसमें मृत्यु दंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या राज्यों से, राष्ट्रपति किसी दंड के संबंध में कई तरह के क्षमादान की शक्ति का उपयोग कर सकता है। और सपोज कभी कभी क्या होता है कि किसी को लगता है कि वो बेगुनाह है और उसको गलती से सजा हो गया है, तब वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट से निकल चुका है। ऐसा होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि 3 लेयर जो है ना, वहां तक जाते जाते जो है सारी चीजें लगभग सही साबित हो जाती है। लेकिन फिर भी इनकेस अगर ऐसा होता है तो आप राष्ट्रपति की हेल्प से उस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, दोबारा ऑब्जेक्शन करवा सकते हैं। और फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से उसको क्या करेगा, देखेगा कि हाँ ये जो बंदा बात बोल रहा है वो सही है या नहीं, और उसके आधार पे वो जो है शक्तियों का उपयोग करेगा। या तो वो उसको क्षमादान दे देगा, या तो उसको कम कर देगा, या तो उसको वैसे ही छोड़ देगा, या तो पूरी तरह से खत्म कर देगा। ठीक है, यानी इसके पास कौन कौन सी शक्ति है, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ठीक है, यानी इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह से मुक्त करना। यानी अगर राष्ट्रपति चाह गया तो किसी को दंड अगर सुप्रीम कोर्ट दिया है और वो राष्ट्रपति के पास गया तो वो क्या करेगा, पूरी तरह से अगर चाहेगा तो उसको माफ भी कर सकता है। ठीक है, इससे दोष सिद्धि व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है, यानी पूरी तरह से बाइज्जत बरी हो सकता है। दूसरा, लघुकरण। अब ये लघुकरण क्या है, तो इसका अर्थ है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर इसकी प्रकृति को बदल देना। यानी जो सजा था किसी को कि 5 किलो अनाज रोज पीसना होगा, उसको ये चाहे तो 1 किलो भी कर सकता है। मतलब सजा की प्रवृत्ति को नॉर्मल कर देना। जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, ये। ठीक है। दूसरा, परिहार। इसका अर्थ है कि आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। यानी इसमें ना तो उसको कठोर करना है ना ही नॉर्मल करना है। जो दंड उम्र कैद वाला है मान के चलो उसको और कम कर देना। ठीक है, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है। विराम। इसका अर्थ है कि दंड पाए हुए व्यक्ति को विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम करना। कठोरता में कमी दंड की प्रकृति बदलकर भी की जा सकती है और दंड की मात्रा को कम करके भी। जैसे किसी गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे देना, किसी बूढ़े अपराधी को कठोर कारावास की जगह साधारण कारावास दे देना। यह डिपेंड करता है कि उसका सिचुएशन कैसा है। ठीक है। और प्रविलंबन क्या है, तो इसका अर्थ है मृत्यु दंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, यानी कुछ देर के लिए। अब वो कुछ देर क्या होगा पता नहीं। ठीक है। और ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब दोष सिद्धि अपराधी ना क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की होती है और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, यानी ये कब होता है,
जब दोष सिद्धि अपराधी ने क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना की है, किससे? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति उस प्रार्थना पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में होता है, यानी वो अभी तक निर्णय नहीं लिया है उसके बारे में। ठीक है, प्रार्थना आया है, अब उस पर वो निर्णय लेने के लिए जा रहा है, अब वो निर्णय क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति मिला है वो क्या है, चलो देखते हैं। पहला, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तथा अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति, संसद द्वारा पारित सहमति देता है। यानी संसद का कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति क्या करे, सहमति दे। मैंने उस दिन कहा था ना पिछले क्लास में कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो कोई भी विधेयक को क्या कर सकता है, पारित कर सकता है, और वो अप्रूव भी होगा, तब जाकर के वो पूरी तरह से लागू होगा। दूसरा, जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 पावर होते हैं अनुच्छेद 111 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि राष्ट्रपति के पास ऐसे 3 से कौन सी शक्तियां हैं जिसका उपयोग वो संसद में विधेयक और बाकी सारी चीजों में करता है। तो अनुच्छेद 111 याद रखना। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और राष्ट्रपति को यह वीटो शक्ति 2 कारणों से दी जाती है। ठीक है, क्यों दिया जाता है सुन लो। इससे पहले यह जानो कि अगर उसके पास वो आया तो वो 3 चीज कर सकता है। पहला, कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु दे सकता है, और नहीं तो राष्ट्रपति को यह वीटो शक्ति जो है यह सोचने के लिए भी मिलता है कि वो सही है या नहीं, उस चीज पर विचार कर सके। यानी ये 2 कारणों से भी इसको मिलता है। और वो 2 कारण क्या हो सकते हैं, आओ देखते हैं। यदि विधायिका को कोई ऐसा कानून बना रही हो, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने संसद ने कुछ ऐसा कानून बना दिया जो संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत है, तो वो उसे रोक सकता है कि भैया जो तुम लोग भांग पी करके बना रहे हो, वो भांग पी करके क्यों बना रहे हो, इससे संविधान और लोगों का जो स्वतंत्रता और बाकी सारी चीजें उसका हनन होगा। तो भैया तुम लोग जब होश में आ जाओगे तब आना मेरे से बात करने, तब तक इसको वापस ले जाओ। तो ये हो गया वो चीज। दूसरा, यदि विधायिका ने कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श न किया हो और जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया हो तो उसे सुधारा जा सके इन 2 तरीकों से। तो पहला तो ये केस हो गया कि वो लोग पूरा सोच समझ के बनाया लेकिन फिर भी वो अतिक्रमण कर रहा है, तब। दूसरा, कि वो लोग बिल्कुल कुछ भी मतलब पी पा के बना रहा है, अच्छे से विचार विमर्श नहीं किया है, कुछ पक्षों पर और बात करने की जरूरत है, ऐसा राष्ट्रपति को लगता है कि ये लोग हड़बड़ी में बनाया है, इसलिए वापस भेज सकता है कि भैया तुम लोग जाओ और इसको अच्छे से कंप्लीट करके आओ, तब बात करेंगे। तो ये 2 ऐसे कारण हैं जिसमें राष्ट्रपति को लगता है कि वापस से पुनर्विचार के लिए इसको भेजना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को कोई ऐसा शौक नहीं है कि कोई भी कानून आएगा तो वो तुरंत उसको भेज देगा। किसी भी चीज के लिए वो भी समय लेता है, सोचता है और फिर एक्शन लेता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है, पूरे देश की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस पर भी होती है। तो उस पद की गरिमा बनी रहे, इस चीज के लिए भी वो एक एक चीज क्या करता है, सोच समझ के करता है। ठीक है, वीटो की यह शक्ति 4 प्रकार की हो सकती है, किंतु भारतीय राष्ट्रपति के पास सामान्यतः 3 प्रकार की शक्ति होती है। कितने? 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। अब 3 प्रकार की ये वीटो शक्ति कौन कौन सी है, चलो देखते हैं। पहला है आंतरिक वीटो। क्या है? आंतरिक वीटो। इसका अर्थ है वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित किए गए विधेयक को पूरी तरह खारिज कर सकती है। मतलब कि अत्यधिक वीटो जो है, एब्सोल्यूट वीटो, ये क्या करता है, तो ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है जो राष्ट्रपति के पास है। क्या कि अगर विधायिका कोई चीज पारित किया है विधेयक को पूरी तरह से लाने के लिए, या कुछ विधेयक है, अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अपने ब्रह्मास्त्र से इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, कि जाओ तुम लोग दूसरा बना के लाओ। और भारत के राष्ट्रपति को सीमित रूप से अत्यधिक वीटो की शक्ति प्राप्त हुई है। मतलब इनको ये शक्ति मिली भी हुई है,
लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं। क्या है भाई, देखते हैं। लेकिन ये है उनका ब्रह्मास्त्र, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब खत्म ही नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर ये अनिश्चित काल के लिए उसको अटका भी सकते हैं, ठीक है। तुम लोग नहीं सुधारोगे तो मत सुधारो, बनेगा ही नहीं। तो किसी प्राइवेट सदस्य का विधेयक हो और मंत्रिपरिषद की सलाह उसके पक्ष में ना हो तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है, पहला, ठीक है। दूसरा, यदि राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने के बाद उसकी अनुमति मिलने से पहले ही सरकार गिर जाए और लोकसभा के बहुमत से बनी नई सरकार मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को यह विधेयक अस्वीकार करने की सलाह दे तो भी वह इसको खत्म कर सकता है। मान के चलो कि अभी जो सरकार है मोदी जी की, उन्होंने कुछ विधेयक भेजा राष्ट्रपति के पास सारा चीज डिस्कशन करके, बीच में ही रातों रात उनकी सरकार गिर गई और जो नई सरकार आई उसको वो मना कर दिया कि सर ये नहीं हमें चाहिए, तब भी वो इस वीटो का प्रयोग करके उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा है निलंबनकारी यानी सस्पेंसिव वीटो। तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजना चाहता है। यानी इस वीटो का उपयोग तब होता है राष्ट्रपति के द्वारा जब वो किसी विधेयक को वापस से डिस्कशन के लिए भेजना चाहता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना पड़ता है। मतलब एक बार वो उसको भेज दिया कि भैया इसको फिर से चेक कर लो, थोड़ा गलती लग रहा है, वो भेजा, अब उसमें संसद चेक किया या नहीं किया, दोबारा अगर भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तब उसको स्वीकृति देना ही है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रपति कौन सी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, तो याद रखना धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। यानी धन विधेयक से रिलेटेड कोई मामला है तो राष्ट्रपति इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। कौन सा? निलंबनकारी वीटो का। दूसरा, धन विधेयक को अपनी स्वीकृति देने पर या दी जा सकती है या उसे रोककर रख सकता है, परंतु उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। यानी वो उस पर स्वीकृति दे सकता है या तो उसको रोक रख सकता है, लेकिन उसको वापस डिस्कशन के लिए नहीं भेज सकता है। तीसरा, जेवी यानी पॉकेट वीटो, यानी पॉकेट में रख के भूल जाओ, ठीक है। सो इसका अर्थ है कि कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया देने की वजह उसे अपने पास पड़े रहने देना। यानी राष्ट्रपति जो है उसको नेगेटिव तरीके से रखे या पॉजिटिव तरीके से रखे, दोनों तरीकों में वो उसको रख सकता है। कैसे? राष्ट्रपति बिना कोई निर्णय किए विधेयक को अपने पास रोक कर रख सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति के पास जो वीटो सबसे प्रभावी रूप में है वह जेवी वीटो है। यानी संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा। अब कब तक लौटाएगा पता नहीं है, जल्द से जल्द लौटा देगा, अब वो कब तक लौटाएगा पता नहीं है। इसमें कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसका लाभ उठाकर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनंत काल तक अपने पास रोक सकता है। मैंने क्या कहा कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए भी लटका सकता है, और यह पावर उसके पास है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फिक्स सारी चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक है। और यही है जेवी वीटो, यानी पॉकेट में रखो और भूल जाओ। अगर सपोज संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जिस पर वो कुछ सुनना नहीं चाहती है, तब राष्ट्रपति उस चीज को रोकने के लिए या संविधान का अतिक्रमण ना उस चीज को रोकने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। तभी यहां पर बोला गया है कि सकारात्मक तरीका भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक इसलिए सपोज वो बहुत फायदे वाला है, लेकिन अगर राष्ट्रपति ईगो वाले हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है बट सुन लो, ईगो वाले हैं और उसको रोकना चाहते हैं तो वो रोक सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो काफी इफेक्टिव है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो बहुत ही जिम्मेदारी वाला है। कोई भी कुछ भी करके कैसे भी वहां पर नहीं बन जाता है, ठीक है। चलो आगे आओ। अब राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ बातें। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और वे लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। दूसरा, राष्ट्रपति बीवी गिरी के निर्वाचन के समय
दूसरे चक्र की मतगणना पड़ी थी, यानी कि पहला वाला में ड्रॉ हो गए थे, दोबारा फिर करना पड़ा। दूसरा, भारत में नीरव सजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति रहे जिनको एक बार चुनाव हारे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। ठीक है, यानी एक बार हारे, दूसरी बार बिना किसी विरोध के जीत गए। तीसरा, भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे अपने कार्यकाल में जिसका निधन हो गया। ठीक है, चलो, तो ये था राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं। अब अगला जो पद है वो है हमारे उपराष्ट्रपति का, यानी हमारे उपराष्ट्रपति अभी कौन है बताइए। चलिए, जगदीप धनखड़, ठीक है, अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तुम लोग ब्लैक बोर्ड पे देख के भी नहीं बता पाते हो, क्या पढ़ रहे हो जी? हाँ, मोबाइल चला रहे हो क्या? बढ़िया है, व्हाट्सएप वगैरह तुम लोग देख लो, वापस से मौका नहीं मिलेगा ना, गर्लफ्रेंड मैसेज कर रही होगी। नहीं, काम के समय में काम छोड़ करके व्हाट्सएप खाली चला रहे हो, चला लो। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा संवैधानिक पद होता है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का, उसके बाद दूसरा उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। कहां के हैं ये जगदीप धनखड़? कोई बताएगा? नहीं बताओगे तो फिर क्या ही बोले, अगले क्लास में बताना। चलो, अनुच्छेद 64 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लो, अनुच्छेद 64 बोलता है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति होगा ना, उसको तो कुछ काम धंधा रहता नहीं है, तो उसको कुछ काम दिया जाए, और वो काम क्या है? तो भैया तुम राज्यसभा को संभालो, यानी राज्यसभा का सभापति रहो। दूसरा, अनुच्छेद 65 में यह लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है तब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही बात। सपोज राष्ट्रपति साहब किसी कारणवश अपना पद छोड़ दिए, देश में काम का जरूरत है, तब सारा काम जो है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति पद के लिए सभी महत्वपूर्ण योग्यताएं लिखी गई है कि उसको क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तभी जाकर के वो उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल तय किया गया है, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितना है? तो अनुच्छेद 67 के तहत 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का, याद रखना। अनुच्छेद 68 में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के लिए तुरंत चुनाव होगा, और यह तुरंत चुनाव करवाना जो है जरूरी होता है, यानी किसी भी तरह से ना राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है और ना ही उपराष्ट्रपति का। ठीक है, अनुच्छेद 59 में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। याद रखना, राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो सबसे एक्सपीरियंस जो है, ठीक है वो। बट अगर उपराष्ट्रपति का होगा तो इसको कौन दिलवाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब। उपराष्ट्रपति के शपथ को कौन दिलवाता है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब। अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति की अनियमितताओं में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाह करेगा। ठीक है, जैसा मैंने बोला, अगर राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए या छुट्टी पर गए, उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपराष्ट्रपति उनकी जगह कार्य करेगा। अब सपोज हमारे वर्तमान के जो प्रेसिडेंट साहब है वो कहीं गए घूमने गए, अब घूमने के बाद यहाँ कुछ इमरजेंसी का काम हो गया, तब वो कॉल पे तो वहां साइन करेंगे नहीं, या फिर कुछ ऐसा काम है, तब यहाँ पे उनका काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 71 के तहत यह किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। ठीक है, ना कि राष्ट्रपति साहब। चलो अब इनकी योग्यता पढ़ लो बच्चों। ऐसा तुम लोगों को नहीं ना लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूं? अगर ऐसा लग रहा है तो मोबाइल को थोड़ा स्लो कर लेना, मैं थोड़ा स्लो नहीं हो सकता ना, ठीक है, लेकिन तुम लोग फोन को स्लो करके पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम लोग के पास 1x 2x 1.5 ऐसा बहुत सारा टूल है,
तो थोड़ा यूज कर लेना उसका। चलो, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता है। अब ऐसा कौन कौन सा योग्यता है भाई, जरा हम लोग भी देखते हैं। पहला, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। दूसरा, उपराष्ट्रपति पद पर चुनने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा के सदस्यों के सभी योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है। ठीक है, पूरा करना उनकी योग्यताओं को ये जरूरी है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होता है तो उस समय वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई उपराष्ट्रपति चुनाता है तब वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब आगे आ जाओ। उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन पद्धति। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय गुप्त अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, यानी लगभग राष्ट्रपति वाला ही तरीके से। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। बस एक अंतर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक सब भी आते हैं, बट यहां पे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के लोग ही आते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैसा कुछ काम है नहीं जनता से रिलेटेड डायरेक्टली। ठीक है, इनका काम है सिर्फ राज्यसभा को संभालना, जो कि उच्चतम सदस्य है, उच्चतम सदन है। ठीक है, तो कोई जरूरत है नहीं कि यहाँ पे विधायकों को भी लाया जाए, लेकिन इनका जो चुनने का तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति वाला ही है, एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 40 व्यक्तियों का अपने पक्ष में होना जरूरी है, और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी कम से कम 40 लोग उनके फेवर में होने चाहिए, जिसमें से 20 अनुमोदक होंगे और 20 प्रस्तावक होंगे कि हाँ, हम इस बंदे को खड़ा करना चाहते हैं, और वो इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जैसा कि मैंने तुमको बताया कि 5 वर्ष का निर्धारित होता है, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि उपराष्ट्रपति के 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही वो अगला इलेक्शन करा ले, ताकि ये पद जो है वो खाली ना रहे और उस पद पर नया जो उपराष्ट्रपति है वो आ जाए। यानी पूरी तरह से ये ब्लैंक कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्लैंक हुआ तो फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, उपराष्ट्रपति को, अगर सपोज कोई उपराष्ट्रपति ऐसा आ गया जो सही से काम नहीं कर रहा, उसको हटाना है, तब क्या होगा, तो वो भी सुन लो। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना, राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होता है। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तब राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा, और राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा जिसको उपस्थित सदस्य के बहुमत में पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा इस प्रस्ताव पर सहमति भी दी गई हो, तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त समझा जाता है। यानी अगर इनको हटाना है तो राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना होगा, उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी होनी चाहिए, राज्यसभा में भी बहुमत से उसकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तब जाकर के इसको क्या समझा जाएगा कि वो अपने पद से मुक्त है। लेकिन कंप्लीट इस प्रक्रिया में कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा, और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। ये चीज याद रखना इस लाइन को, कि जब किसी उपराष्ट्रपति पर उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उसके कार्यकाल जब उसको हटाया जा रहा होगा उस प्रक्रिया के दौरान वो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता। ठीक है, चलो इनकी कार्य और शक्तियां। तो पहला, यह राज्यसभा का पद सभापति होता है। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा के सदस्य सभापति के तौर पर वो राज्यसभा की कार्रवाई को चलाता है। क्यों? क्योंकि वो हेड होता है, वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। सारी कार्रवाइयों को देखना और कार्रवाइयों को करवाने का जो जिम्मा है वो इनके ऊपर होता है। ठीक है, तथा राज्यसभा को सही ढंग से चलाने का कामकाज देखना भी इनका काम है। दूसरा, भारत का उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तब या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वह व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है, और उस समय उपराष्ट्रपति के पास वो सभी शक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती है। यानी वो जब तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा तब तक उनकी शक्तियों का भी उपयोग करेगा।
अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के पास में इतनी कोई शक्ति नहीं होती जितनी राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, अब आ जाओ उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो बच्चों, तुम लोग बोलोगे कि सर इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दी उपराष्ट्रपति। देखो, उपराष्ट्रपति में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो क्वेश्चन पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो या तो उनकी सभापति से, या तो वो किस तरह से चुन के आते हैं, मतलब ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ज्यादा उनको क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना हमें। ठीक है, तो आ जाओ इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनके जन्म दिवस को 5 सितंबर में हम लोग शिक्षक दिवस के तौर पर मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दोनों को लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने का गौरव प्राप्त है, यानी 2 ऐसे राष्ट्रपति रहे ये जो लगातार बार रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे व्यक्ति थे जो कि बिहार के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति तथा भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। यानी हुसैन साहब ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति भी थे, राज्यपाल भी थे और राष्ट्रपति भी बने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम में आया तो। दूसरा, बीबी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, बीडी जत्ती आदि सभी लोग विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। ये बिहार के लिए था, बाकी ये दोनों अलग अलग मतलब ऐसे बंदे और भी थे। दूसरे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं तथा उसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे और इन्होंने कुछ समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति का पद भी संभाला है, कुछ समय तक। भैरव सिंह शेखावत राज्यसभा के मुख्यमंत्री रह चुके तथा वह भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। यानी ऐसा उपराष्ट्रपति जो मुख्यमंत्री भी था और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकता है। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना होगा कि जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति भी करवाता है और उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा, तो वो याद रखना वो देगा राष्ट्रपति को ही। वो राष्ट्रपति को ही इस्तीफा दे सकता है और किसी को भी नहीं। ठीक है, देखो बच्चों क्या है ना कि 60 डेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, 60 डेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। कोशिश करो कि पढ़ाई जो है ना अपना कंटिन्यू रखो और पढ़ाई कंटिन्यू रखने के दौरान कोशिश ये करो कि कोई भी चीज़ तुम लोग मिस मत करो। ठीक है, वरना बहुत दिक्कत होगी। अब आज जो अगला जो टॉपिक है वो अब यहाँ से स्टेट वाला, स्टेट की जो दोनों चीज़ें हैं ना उसके बारे में। अभी हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, सेंट्रल और स्टेट को अगर छोड़ दें। इसीलिए मैं तीनों को साथ में कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो राज्यपाल सुनने में ऐसा लगता है ना कि बाप रे बाप कितना बड़ा पद है और सारी शक्तियां इसी को मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा जो देश है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार पर भरोसा करता है। तो यहाँ पर जो भी काम होते हैं ना वो मंत्री परिषद की मदद से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मंत्री परिषद होते हैं ना वो लोग जो चुन कर जाते हैं ना उनके होते हैं। ठीक है, उनके होते हैं और वो जो लोग चुन करके वहां जाते हैं, ठीक है, वो जो लोग वहां पर चुन करके जाते हैं उनकी बात भी अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो इनडायरेक्टली चुने हुए होते हैं, इसीलिए इनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाते हैं। बट देखने में लगता है कि बाप रे बाप कितना बड़ा अधिकार इनको दिया गया है। तो वही चीज है कि वास्तविकता यह है कि पूरी शक्तियां मंत्री परिषद को प्राप्त है, ना कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है राज्यों के लिए, किंतु कुछ स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने का भी अवसर मिलता है। यानी अक्सर तुम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो तुम लोग सुनता होगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। भाई राष्ट्रपति का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति साहब स्वयं आ गए यहाँ पे काम करने, नहीं। राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यपाल यहाँ पर बागडोर संभालेगा और उस समय जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं स्टेट के वो राज्यपाल द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो वही ये लाइन लिखा गया है कि कई बार वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वो कार्य कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पहले पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर राज्यपाल को कौन कौन सी संवैधानिक स्थितियां मिली हुई हैं
और राज्यपाल कैसे इन सारी चीजों का प्रयोग करता है। तो पहला है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक पद है जिसके द्वारा कार्यपालिका कार्य का संचालन करती है, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 वाला राज्यपाल पद की स्थिति दी गई है कि 153 में दिया गया है संविधान में कि राज्यपाल जो पद है वो कैसा है। दूसरा अनुच्छेद 154 यह बताता है कि राज्यपाल की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में ही है, यानी किसकी, राज्य की। राज्य की जितनी भी कार्यपालिका है वो सब किस में निहित है, तो राज्यपाल में, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा समय समय पर करता है। तीसरा, भारतीय संसद प्रणाली में राज्यपाल राज्य का व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग का मतलब है क्या, कि भारतीय संसद प्रणाली में जिस तरह से राज्यों का जो अलग अलग काम बांटा गया है राज्य विधायिका में, उसके सहपाठ के तौर पर अगर कोई काम करता है तो वो है राज्यपाल। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री वास्तविकता में सभी पावरों का यूज करते हैं बट फिर भी राष्ट्रपति साहब हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री भी वास्तविक तौर पर पावरों का यूज करते हैं पर राज्यपाल उनकी मदद करते हैं। किस तरह से, बिल्कुल यहां समझना। ऐसे समझो एक कहानी कि हमने पढ़ा कि सर संसद में कोई विधेयक जाता है तो वो घूम फिर कर कहां आता है, राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति के पास अलग अलग तरह के पावर हैं जो वो उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज करता है। बिल्कुल उसी तरह से बच्चों जो राज्यसभा होता है, सॉरी जो राज्य की विधायिका होती है, वहां पर कोई विधेयक अगर बनता है विधानसभा में और वो विधेयक को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, वो कहां आता है, राज्यपाल के पास आता है प्रस्ताव के तौर पर। और फिर उस प्रस्ताव को अलग अलग कंडीशन की तरह से जो भी पावर होता है उस समय राज्यपाल के पास, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो उसको यूज करता है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत प्रत्येक राज्य का एक विधानसभा या विधानमंडल होगा, और अगर विधानमंडल होगा तो वहां पर एक राज्यसभा का पद भी होगा, सॉरी राज्यपाल का एक पद भी होगा। और एक चीज याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि एक जो बंदा एक राज्य का राज्यपाल है वो एक ही का रहे। संविधान में यह भी प्रस्ताव है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। अगर इनकी योग्यताओं की बात करें तो अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है कि वो भारत का नागरिक होगा, पहला। दूसरा, वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका होगा। तीसरा, वह संसद या राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। अगर ये सारा क्वालिटी किसी के अंदर है तब वह राज्यपाल चुनने के लिए क्या है, एलिजिबल है, और वह विधानसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य भी होना चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रपति जो है संसद के योग्य होता है तभी जाकर के वो बनता है, उसी तरह से राज्यपाल भी अगर विधानसभा के लायक या चुनने के योग्य होगा तभी जाकर के ये क्या होगा, बताओ ये क्या होगा, राज्यपाल बन पाएगा। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति, हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार 5 वर्षों के लिए होती है। पहला याद रखना, अनुच्छेद 155 से कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति में आमतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति उसी राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जाती है। इसीलिए अक्सर तुम लोग देखते होंगे कि जो राज्यपाल बनते हैं ना, उनको उस देश की क्या स्थानीय या फिर उस राज्य से रिलेटेड वो नहीं होता था। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लेने की परंपरा है, लेकिन इस परंपरा को बार बार उल्लंघन किया जाता है। यानी ऐसा संविधान में है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है उस राज्य का तो उसके मुख्यमंत्री से पूछे, पर ऐसा नहीं होता, इसका बार बार उल्लंघन होता है। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति द्वारा उसे हटा दिया जाता है तब वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल का कार्यभार संभालेगा। यानी जो हाईकोर्ट के मुख्य जज होते हैं ना, अगर राज्यपाल नहीं है तो उनके कार्यों को देखेगा। कब तक, जब तक राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, ठीक है। राज्यपाल का शपथ ग्रहण,
तो राज्यपाल का शपथ ग्रहण उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है, यानी इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? तो हाईकोर्ट के जज, जो मुख्य जज होते हैं, मुख्य जज, ठीक है, मेन जज। मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा शपथ ग्रहण कराया जाता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है कि उनको कैसे हटाया जाएगा। राष्ट्रपति तक अगर कंप्लेन गई तो राष्ट्रपति डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं कि आप अपने पद को छोड़ दो, क्योंकि वो उनके प्रसाद पर्यंत बने होते हैं कि राष्ट्रपति पे ये डिपेंड होता है कि वो कब तक उसको रखना चाहता है, ठीक है। दूसरा, इनके कार्यकाल तो अब 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, यानी 5 वर्ष तक इस पर बना रहेगा। किस पर? 5 वर्ष तक, ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। राज्यपाल का भारतीय संविधान के अनुसार 156(2) के अनुसार कभी भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दे सकता, अगर राज्यपाल चाहे तब। राज्यपाल 5 वर्ष से कार्यकाल पूरा होने के बाद भी प्रतिदिन वेतन के हिसाब से अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी कि कोई दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता, तब तक, ठीक है, ये बना रहेगा। अब हम अगले क्लास में करेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य हैं। इसको करने के बाद हम मुख्यमंत्री और बाकी सारी चीजों को धीरे धीरे करेंगे। और एक चीज याद रखना, 2-3 क्लास में ऐसा लूंगा जो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो मैंने डिस्कशन नहीं कराया है उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। यानी हमारा लगभग पॉलिटी जो है यहाँ पर 70% कंप्लीट हो चुका है। अब हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे और उससे जो अलग संसदीय गवर्निंग बॉडी है यूपीएससी और बाकी सारी चीजें उसको कवर करेंगे। और जो मेन अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको एक बार देख करके इस चीज को खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यानी मुश्किल से अगर और देखें तो 9-10 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तब तक अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में यहीं पे एंड करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे जो है अगली क्लास में थोड़ा पढ़ कर आओगे और हम इससे बेटर वे में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।